नमस्ते, मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th की केमिस्ट्री का, और वो है पीरियोडिक टेबल। एक लेक्चर हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का हो गया और आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल की बातें करी थी, जिसमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें की डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था, डॉबर्नियर लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जिसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट था तो वो एक वीडियो जो है वो हम लोगों की हो चुकी है। आई होप वो वीडियो आप देख के इस वीडियो में आए होंगे। आज हम लोगों का लेक्चर 2 है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जिसका मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, और उसकी डिफिनेशन, पीरियोडिसिटी की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग टोटल हम लोगों को कुछ 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये निश्चित तय है कि आज जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उससे एक सवाल या दो सवाल पेपर में आना ही आना है, ठीक है। आज पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो है एटॉमिक साइज। टोटल ऐसी 6 पढ़नी है। एक एटॉमिक साइज पढ़नी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इन 6 प्रॉपर्टीज से पेपर में सवाल आता है। जैसे ये आप तय समझ के चलिए कि जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना आपने कायदे से पढ़ लिया तो मतलब समझ लीजिए इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने इस लेक्चर में ना पढ़ाई हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने बताई है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करनी है आपको। डिफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, देखिए ये जैसे है सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, ये सेंटर ऑफ एटम है। सेंटर ऑफ एटम को इतना तो आपको पता ही होगा, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इनर शेल है, ये जो बीच वाली, और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो सेंटर ऑफ द एटम से मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। सेंटर ऑफ एटम को न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। ये सारी अपनी जो इधर हैं ये सब शेल्स हैं, और ये जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, ठीक है। उसका आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। उसके बाद यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये डायरेक्ट आ सकता है और आया भी है बोर्ड में, डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस जो होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी क्वांटिटी होती है और अपना एटम भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही सा होता है। तो इसलिए उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद करनी है एज इट इज़। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻⁷ होते हैं, ठीक है। अब ये सब आपके न्यूमेरिकल्स तो आएंगे नहीं जिसका जो इसका यूज़ है, तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। यूनिट आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने फैक्टर, जैसे हर एक प्रॉपर्टी, देखिए मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से अपन सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कवर करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने शुरू करी एटॉमिक रेडियस, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उसकी डिफिनेशन, उसकी यूनिट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स। बोर्ड में जो सवाल आता है वो जनरली ट्रेंड से आता है। ट्रेंड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लिखना होता है। वो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और कुछ आपको 5-6 एलिमेंट दे देते हैं किसी भी एक पीरियड या ग्रुप के, और उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं। सबसे पहली, और ये इसके बाद बस हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब सबसे पहले यही यूनिट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ट्रेंड्स, और फिर वो पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके फिर 4-5 कुछ सवाल हैं वो कर लेंगे। सबसे पहले जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है वो करता है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स क्या है कि जैसे जैसे देखिए, अब आप खुद ही ऐसे अंदाजा लगा दीजिए कि सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरी शेल, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे आउटर मोस्ट शेल। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। भाई जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे मैंने लिखा एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है, जो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, वो ये आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखिए, एक कोई भी एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितना भी पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में सेंटर ऑफ द एटम में होता है, मतलब न्यूक्लियस में जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर वर्ड आ रहा है ना, तो मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, इसको जेडी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
देखिए न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपकी किताब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन नहीं दी है, न्यूक्लियर चार्ज की दी, तो इसलिए मैंने न्यूक्लियर चार्ज की दी, और ये डेफिनेशन भी याद करनी आती है। ठीक है, तो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो बेसिकली समझना है वो ये समझना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। क्या चीज़? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। देखिए, एटम की बात करें, सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज, अपना न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इतनी बात आ गई समझ में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आप खुद बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके उन पे लगने वाली फोर्स अगर बढ़ती जाएगी तो भाई साइज कम नहीं होता जाएगा? साइज कम होगा। तो एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। आई होप इतनी बात आपको आई होगी समझ में। देखिए, ये जो जितने नोट लिख रहा हूँ, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि जितने भी नोट दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मतलब बिल्कुल एज इट इज़ दिमाग में बैठे होने चाहिए कि हाँ इससे सवाल आता ही है। देखिए, होता क्या है कि अब पेपर आया मान लिए, ज़्यादातर तो सवाल बच्चे कर लेते हैं, अब जितने एक्सेप्शन वाले सवाल होते हैं ना, वो ही समझ लीजिए आपको प्लस मार्क देता है। जिस बच्चे को 100 में 100 नंबर लाने तो वो नॉर्मल चीज़ें तो कर ही लेगा, पर जो क्वेश्चन टफ बनता है वो एक्सेप्शन से बनता है। केमिस्ट्री का यही खेल है कि एक्सेप्शंस अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो फिर नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है। 90 नंबर तो सब ले आएंगे, 100 लाने के लिए एक्सेप्शंस और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और टारगेट भी आप 100 नंबर का करिए। ठीक है, नोबल गैस हैज़ द हाइएस्ट साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड की आप बात कर लीजिए, पीरियड 2 से लेके या किसी भी पीरियड में जाइए, लास्ट में आती है नोबल गैस। उस नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। हर एक पीरियड में नोबल गैस का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नोबल गैस हैज़ हाईएस्ट साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। जैसे पीरियड 1 की अगर बात करें, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस पीरियड में नियॉन का जो साइज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी, क्यों होगा ज़्यादा? तो अब ये एक क्लास 11th की चीज़ होती है जो अभी आपके उसमें नहीं है, और आपकी बुक में भी इसका रीज़न नहीं दिया हुआ है। होता क्या है कि 3 तरीके के देखिए रेडियस होते हैं, ये आपके सिलेबस का है नहीं, वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, तो उनके लिए बता रहा हूँ। नोबल गैस का जो रेडियस हम लोग नापते हैं वो वैंडर वॉल रेडियस नापते हैं। ठीक है, और वैंडर वॉल रेडियस जनरली सबसे बड़ा रेडियस होता है, मेटेलिक होता है, कोवेलेंट होता है। वैंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसीलिए नोबल गैस का रेडियस हम लोग वैंडर वॉल नापते हैं, इसलिए ऐसा होता है। वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, ये बस मैंने बताने के लिए बता दिया, इसका कोई जिक्र ही नहीं है आपकी किताब में वैंडर वॉल रेडियस का। वो बता दिया इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को जानना रहता है, इसलिए मैंने से बताया। अब ये जो चीज़ लिखी ट्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड्स एज इट इज़ याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे सबसे पहला ट्रेंड है कि जब पीरियड में ऊपर से ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, टी टू बी मतलब टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर देख के आइएगा यहाँ। नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगी, तो एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ शेल्स जैसे इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज भी, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे मतलब टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। ये पहला, तो ये तो डाउन द ग्रुप का हो गया। फिर अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब एल टू आर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव सर क्यों इंक्रीज करता है? भाई देखिए, जैसे जैसे आप ग्रुप में अब जेड, ये भी एक थोड़ी सी चीज़ होती है, जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करता है? बढ़ता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का एक फॉर्मूला होता है जो अभी आपके कोर्स में है नहीं, तो उस फॉर्मूले में जेड इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एटॉमिक नंबर के। तो जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, उसी तरीके से जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। और जैसे मैंने बता दिया कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो साइज जाहिर सी बात है कम होगा। तो अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए एटॉमिक साइज कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑर्डर की अगर बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया कि नियॉन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो देखिए नियॉन का सबसे ज़्यादा और फिर कम होता जाएगा। नियॉन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर ऐसे ऐसे एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना। आराम से बिल्कुल देखिए समझते चलिए, बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर आता है ग्रुप वन। ग्रुप वन में क्योंकि हमने जैसा बताया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो भाई अपना एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो यही चीज़ लिखी, जैसे लीना की रब से फरियाद जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वही चीज़ है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूबीडियम, सीजियम। तो ऊपर से नीचे देखिए बढ़ रहा है, लिथियम का सबसे कम, उससे ज़्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम, ड्यूबीडियम, सीजियम। उसके बाद जो चीज़, तो ये तो अपना हो गया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के दो एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, सारे ट्रेंड्स बता दिए। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का इतना ही है, आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। बताने को तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बता दूं, पर जब आपके कोर्स में ही नहीं, आपके फ़ायदे का नहीं, तो मेरा क्या मतलब उसका बताने का, काबिलियत तो मुझे यहाँ दिखानी नहीं है ना। दूसरा होता है आयनिक साइज। आयनिक साइज क्या होता है, देखिए आयन का तो मतलब समझते हो ना, ये समझते होंगे, एनायन, कैटायन। तो जैसे सोडियम है, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वह Na+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो Na+ है इसका भी तो कोई साइज होगा ना, तो जो इसका साइज होता है उसको बोलते हैं आयनिक साइज। क्या बोलते हैं, आयनिक साइज। तो Na+ का जो साइज है वो है आयनिक साइज। ट्रेंड अगर आयनिक साइज की बात करें तो देखिए अक्रॉस द पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड में इस पर सवाल आता है और आपकी बुक में जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है वो समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी, और टीचर्स भी उसी तरीके से। अब जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड ये एज इट इज़ पहले तो आप याद कर लीजिए कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं तो जो साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। देखिए अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा होगा, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं, और भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ रहे हैं, और वो भी अपना जो न्यूक्लियस है उस पर जो चार्ज है वो तो फिक्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो कम होता है। तो अक्रॉस द पीरियड साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है, इस पे बेस सवाल अभी मैंने आगे क्वेश्चंस जो हैं वो बताए हैं। डाउन द ग्रुप जैसा जो पहले ट्रेंड था वही ट्रेंड डाउन द ग्रुप का भी है कि आयनिक साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगी। तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड अपना सेम ही है, उसमें ट्रेंड में कोई डिफरेंस नहीं है डाउन द ग्रुप में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया Li+ का सबसे कम, उसके बाद Na+, फिर K+, Rb+, और Cs+, ये ऊपर से नीचे वाला डाउन द ग्रुप। फिर अक्रॉस द पीरियड वाला जैसे तो भाई एन, जैसे N3- का सबसे ज़्यादा, फिर O2-F-, Na+, तो ये अक्रॉस द पीरियड हमने बताया ना कम होता है एटॉमिक। अब जैसे आप ध्यान से देखिए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर याद कर लिए ना, बोले थे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके आने। एन का जैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। फ्लोरीन का 9। सोडियम का 11। मैग्नीशियम का 12। एल्यूमिनियम का 13। तो देखिए इन सब के एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो आयनिक रेडियस कम होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बच्चे फिर यही सब में कंफ्यूज रहते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होगा वो होगा। डायरेक्ट सीधा सा फॉर्मूला याद करो ना, जब भाई जब जो एक सिंपल चीज़ है तो आप उससे डायरेक्ट याद करिए, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला साइज वाला, जितना भी था आयनिक साइज और जो एटॉमिक रेडियस और ये सारी चीज़ें, ये पूरी अपनी कवर हो गई। ठीक है, अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, आयनिक आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है बोर्ड में।
क्या है डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कीवर्ड है ये आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोर्ड में कीवर्ड का आईसीएससी बोर्ड में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपने कीवर्ड नहीं लिखा, डेफिनेशन पूरी सही लिखी, तो टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा, ये फिक्स है। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में कीवर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जितनी चीज़ें लिखी हैं, और जैसे कीवर्ड को मैंने लाइन भी कर दिया, तो वो याद होनी चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब होता है? देखिए, एटम को जब गैसियस स्टेट में उसके कन्वर्ट कर देते हैं, आइसोलेटेड जब उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब मतलब क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल का? देखिए, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे Na+ है, Na+ से हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। निकालने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है, जितनी एनर्जी लगी है उसको निकालने, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो है नहीं कि हाथ लगाया निकाल दिया, ऐसे नहीं निकलेगा ना, तो कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर होगी कि जितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। आईपी भी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी याद करनी है, जैसे हमने बताया था कि सबकी यूनिट आपको याद करते जाना है एज इट इज। ठीक है, अब ये एक रिलेशन भी दे रखी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स होते हैं। ये भी याद रख लेना रिलेशन, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी करा है, जैसे m एक कोई मेटल है ना, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो m+ में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही m+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो m2+ में कन्वर्ट हो गया। तो पहले वाले में मान लो आयनाइजेशन पोटेंशियल लगी IP1, दूसरे वाले में कितनी लगी IP2। तो फर्स्ट जनरली हमेशा ये होता है कि जो फर्स्ट IP होती है वो लेस होती है सेकेंड IP से। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होगी। अब क्या हो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी। तो इसीलिए सेकेंड आईपी जो होती है वो जनरली ज़्यादा होती है फर्स्ट आईपी से। ठीक है, ये होता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। IP1 जो होती है वो IP2 से कम होती है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग होगा, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर जो होता है वो होता है एटॉमिक साइज। भाई जैसे जैसे अगर साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होगी, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा मतलब क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, भाई आप कम एनर्जी से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन को। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, कम एनर्जी देंगे और निकाल लेंगे, तो आईपी भी कम हो जाएगी, है ना। आईपी कम एनर्जी देंगे, आईपी क्या, एनर्जी जितनी देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर अपना एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हुआ है वो डिक्रीज हो गया, तो आईपी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड होता है, जो फैक्टर इफेक्ट करता है, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो हमने जैसा अभी एक्सप्लेन कर दिया था, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगी ज़्यादा, तो आईपी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताइए। उसके बाद ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस द पीरियड देखो हमने अभी क्या बताया, अक्रॉस द पीरियड अपना जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ती है ना। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रही है तो आईपी भी तो बढ़ेगी। तो यही चीज़ बताइए। जेड इफेक्टिव ये एक ही में हमने पूरा रिलेट करके लिख दिया। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। नोट्स बनाइएगा ज़रूर, नोट्स के बिना फिर कुछ हो नहीं पाएगा, नोट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आईपी डिक्रीज करेगी। भाई ज़्यादा अभी हमने बताया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, साइज के। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज आप करते जाएंगे तो आईपी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक याद रखनी है।
अब ये यहाँ देखिए आईपी में आयनाइजेशन पोटेंशियल में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तीन एक्सेप्शंस हैं टोटल, और वो एक्सेप्शंस आपको डायरेक्टली याद रख लेने बिल्कुल। दो एक्सेप्शन का तो रीज़न आपके बोर्ड में ही दिया, आपकी बुक में भी नहीं दिया, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें सारे 11th के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है जो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। लेकिन उसका बोर्ड में सवाल आया है 2-3 बार पिछले, आप अगर देखेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन जब आप अभी लगाएंगे, जैसा मैंने बताया था कि उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस आए और बहुत मैंने ईजिली ट्रिक बहुत बढ़िया है वो ट्रिक, और उसको आपको वैसे ही याद कर लेना है, आता है उसका क्योंकि क्वेश्चन। पहला नोट में पहला पॉइंट, पहला एक्सेप्शन जो है वो ये है, आईपी ऑफ इनर्ट गैस इज हाईएस्ट इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। भाई उनका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उनके से आप इलेक्ट्रॉन निकाल, वो भाई पहले से ही स्टेबल है, तो आप क्या करेंगे, वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे भाई, जब एक इंसान पहले से ही स्टेबल है तो वो क्यों अपनी ज़बरदस्ती एनर्जी किसी चीज़ में वेस्ट करेगा, तो वही चीज़ इनकी भी है, पहले से वो स्टेबल है तो उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज वूज कुछ करने की, बॉन्ड ही नहीं उसको बनाना है किसी के साथ, तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आईपी ऑफ इनर्ट गैस इज हाईएस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला था, पहला एक्सेप्शन ये याद रखना कि किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में आईपी हमेशा नोबल गैस की सबसे ज़्यादा होती, जैसा रेडियस में था, रेडियस हमेशा नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता था। फिर दूसरा आईपी इन अ सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। करना आपको क्या है कि बेरिलियम और बोरॉन में इंटरचेंज कर दीजिए, बोरॉन को पीछे कर दो, बेरिलियम को आगे कर दो, ऐसी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को आगे कर दो, फ्लोरीन ऑक्सीजन को पीछे कर दो, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर अगर हम लोग अब लिखने बैठेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ऑर्डर अगर अब लिखेंगे तो सबसे पहले लिथियम, फिर बोरॉन को पीछे ले आए, बेरिलियम को आगे कर दिया, फिर कार्बन तो अपना वही है, फिर नाइट्रोजन को पीछे ले आए, वो ऑक्सीजन को पीछे ले आए, नाइट्रोजन को आगे कर दिया, और फ्लोरीन और नियॉन का तो हमने बताया ही सबसे ज़्यादा है, नोबल गैस का तो अभी हमने बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, नोबल गैसेस का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, रुकिए ज़रा 2 मिनट इसको नीचे कर दें। और लास्ट, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आईपी थर्ड पीरियड में निकालना। थर्ड पीरियड इसका भी क्वेश्चन आया है, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, आईपी इन अ थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में भी वही ट्रिक, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद करते रह जाते हैं, एक्सेप्शन याद नहीं होता है, तो हमने बताया कि आपको बस क्या करना है, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना काम आप करिए, 1 से 20 तक सिंबल से याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, एटॉमिक रेडियस याद कर, वो उनके क्या एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, बस उतने में आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन तो हम ट्रिक से सारे बता देंगे, ट्रिक से आप करिए ये सारी चीज़ें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, क्या करना, वही चीज़, दूसरे एलिमेंट में जाओ और आगे पीछे कर दो, फिर एक छोड़ो, फिर दूसरे पे जाओ, आगे पीछे कर दो, तो सबसे कम सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर आ गया, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन अपनी जगह पे है, फिर फास्फोरस और सल्फर में सल्फर पीछे आ गया और फास्फोरस बाद में, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन, नियॉन का वो आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा उसके पीरियड में। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। तो अब हम लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ बची, अब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अब टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ और बची, मेटेलिक कैरेक्टर और आयनिक रेडियस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, वो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो बहुत आसानी से हम बता देंगे। दो मेन प्रॉपर्टी अभी बची है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बची है और एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बची है, वो सेकंड लेक्चर में कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर लेना है, उसके बाद रिवीजन आप करते जाइएगा साथ में, उसके बाद आपको बस 10 ईयर्स क्वेश्चंस लगाने, आपका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल मज़ेदार तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।